कविता जी को आज दोपहर से ही सिर में दर्द हो रहा था। रात तक इतना बढ़ गया कि उन्हें सह पाना मुश्किल हो गया। उन्होंने सोचा कि पति रमेश जी से सिर दबाने को कहूंगी, पर वे सो चुके थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने दवा के लिए किसी को परेशान करना नहीं चाहा। इसलिए वह खुद उठी और बाम तलाशने लगी। अपने कमरे में उसे बाम ना मिलने पर वो ड्राइंग रूम में जाकर दराज खोलने लगी। लेकिन दराज खोलते वक्त वो हाथ में आकर हाथ से नीचे गिर गई, जिसकी आवाज़ उनकी बहू रश्मि को सुनाई दी। तो वो दौड़कर आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी? आप क्या कर रही है इतनी रात को? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, नहीं लगी है, पर सिर दर्द से फटा जा रहा है। नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा बाम लगा लूं ताकि दर्द से थोड़ी राहत मिले और सो पाऊं। मगर दराज ही बाहर निकल कर आ गई। कविता जी ने दर्द भरी आवाज में बोला। बहू रश्मि ने दराज उठाकर ऊपर रखी। बाम हाथ में लेकर सास कविता जी को उनके कमरे में लेकर आई और बिस्तर पर बिठाकर एक गिलास पानी पिलाया। फिर उन्हें लिटाकर उनके सिर पर बाम लगाकर हल्के हाथों से मालिश करने लगी। कविता जी बोली, बहू तू जाकर सो जा, तेरा नींद खराब हो जाएगी। बच्चों की स्कूल है तो तुझे सुबह जल्दी उठना होगा ना। रश्मि बोली, मम्मी जी आपको मुझसे सिर दबाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैं तो सो जाऊंगी, पर सच बताओ, आपको मन नहीं कर रहा है कि कोई आपका सिर दबा दे? इतना कहते हुए वो भजन गुनगुनाने लगी। बहू रश्मि के हाथों के स्पर्श से कविता जी को राहत मिली और वो गहरी नींद में सो गई। और रश्मि कमरे की लाइट ऑफ करके अपने कमरे में चली आई। कहाँ गई थी? रश्मि के पति महेश ने अर्ध नींद में पूछा। रश्मि बोली, मम्मी जी के सिर में तेज दर्द हो रही थी, जिससे वह सो नहीं पा रही थी, तो मैं जाकर थोड़ा सिर दबा दी। अब वह सो गई है। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती हो? महेश ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। रश्मि बोली, मम्मी पापा मेरे भी हैं, सिर्फ आपके ही नहीं। इतना कहकर वह सो गई। रश्मि रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठी और बच्चों को नाश्ता कराई, फिर उनको लंच बॉक्स देकर स्कूल भेज दी। फिर उसने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। कविता जी भी तब तक बाहर आ गई थी। तो बहू रश्मि ने पूछा, मम्मी जी कैसी है अब आपकी तबीयत? कविता जी बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, पर बेटा रात को तेरी नींद खराब कर दी मैंने। नहीं मम्मी जी, कोई नींद खराब नहीं हुई मेरी। अगर चिंटू को भी रात में कुछ होता है तब भी तो मैं जागती हूँ। जब एक माँ जाग सकती है तो एक बहू क्यों नहीं? रश्मि का जवाब सुनकर कविता जी की आंखें भर आई। वो मन ही मन सोचने लगी, उनकी अपनी बेटी भी उनके लिए रात में नहीं जागती, पर बहू रश्मि ने तो रात को उनका ख्याल कर सिर पर मालिश की, तभी उन्हें नींद आई थी। यही सोचते सोचते कविता जी यादों की दुनिया में खो गई। कविता जी उनके बेटे महेश की शादी करने को लेकर बहुत ही उत्साहित थी, पर अपने बेटे के प्यार को किसी के भी साथ में बांटने को तैयार नहीं थी। ये सोच के ही वो दुखी हो जाती थी। रोज पड़ोसियों से आजकल के बेटे बहू के किस्से सुनकर उनको बहुत दुख लगता था। पता नहीं बहू कैसी निकलेगी, हमारा सम्मान करेगी या नहीं, हमसे बात भी करेगी या नहीं। लेकिन कविता जी ने सोच लिया था कि बहू जैसी भी हो वह उसे एक बेटी की तरह प्यार देंगी। वो दिन भी आ ही गया। महेश की शादी रश्मि से हो गई। रश्मि ने जिस दिन अपनी कदम ससुराल में रखा, उसी दिन कविता जी को महसूस हो ही गया कि बहू नहीं बल्कि बेटी ही आई है। रश्मि ने अपने मासूम चेहरा से उनका मन मोह लिया। उसने सारी रस्में अच्छे से निभाई और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। दरअसल कविता जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी नेहा और बेटा महेश। बेटी की शादी पास के ही शहर में हुई थी, पर दामाद को विदेशी कंपनी में जॉब लगने से अब उनके परिवार विदेश में ही शिफ्ट हो गए थे, तो उसका आना जाना कम ही होता था। बेटी जब घर में थी तब भी कविता जी को हर काम खुद ही करनी पड़ती थी, और अब
बेटे महेश की शादी करनी थी। कविता जी ने पहले ही सोच रखा था कि बहू को बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी, पर बहू उन्हें अपनी मां मानेगी या नहीं, इसका उन्हें बहुत डर था, क्योंकि अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी। समय बीतता गया। रश्मि अपने आप ही घर की बेटी बन गई। कविता जी ने भी उसे ज़्यादा नियम कानून में बांध कर नहीं रखा। रश्मि ने भी अपने सास ससुर को बहुत सम्मान दिया। मम्मी जी, यह मेरे गहने आप अपने पास रख लीजिए, मुझसे नहीं संभलेगा। जब रश्मि ने यह कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आजकल की बहुएं तो मांगने से भी अपने गहने नहीं देती। पर रश्मि ने बिना मांगे ही सोचते हुए कविता जी ने भी उसकी बातों का मान रखा और गहने अपनी अलमारी में रख दिया। और जब भी रश्मि को ज़रूरत होती तो वो उसे अपनी अलमारी की चाबियां देकर खुद उसे लेने को कहती। ऐसे में दोनों ओर से प्यार और विश्वास के साथ साथ दोनों के बीच अच्छा रिश्ता भी कायम हो रहा था। महेश भी अपने मम्मी और पापा की सेवा में लगा रहता था। उनके छोटे से लेकर बड़े हर इच्छे को पूरी करता था। आज भी महेश अपनी सैलरी अपने पापा के ही अकाउंट में भेज देता था, और जब ज़रूरत होती तभी उनसे मांग लेता था। घर में कोई भी कैसा भी काम करना होता तो वो पहले अपने मम्मी पापा से पूछता था। एक दिन महेश अपनी पत्नी से सवाल करता है, रश्मि, तुम्हें लगता होगा ना कि कैसा पति है जो अपनी सैलरी पत्नी के हाथों में ना देकर अपने मम्मी पापा को देता है? रश्मि बोली, नहीं महेश, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर ऐसा लगता तो मैं आपसे अब तक सवाल ज़रूर कर चुकी होती। अपने ही घर में अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने में किस चीज़ की शर्म? पता है महेश, पैसा बुजुर्गों के साथ पास ही रहना चाहिए। उन्होंने सालों से घर चलाते आए हैं, उन्हें अनुभव है। इतना तो निश्चित है कि वो पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं करेंगे। बुजुर्गों के हाथों में तो बरकत होती है, उन्हें पैसों का सही इस्तेमाल करना भी अच्छे से आता है। मम्मी पापा हमारे ही तो है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुझे मुक्ति मिली है। यह कहकर रश्मि हंसने लगती है। पत्नी की बातें सुनकर महेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। रश्मि के दोनों बच्चे भी स्कूल से आने के बाद अपने दादा दादी के साथ खेलते थे और रात में उनसे कहानी भी सुनते थे। पर कुछ दिनों से रमेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो महेश ने डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो रिपोर्ट में पता चला कि उनको कैंसर हो गया है और वो लास्ट स्टेज में है। वे कुछ महीनों के मेहमान हैं। यह बात सुनकर रश्मि की आंखें छलक गई। उसे बहुत ही दुख लगी, क्योंकि ससुर जी ने भी उसे एक पिता की तरह प्यार और आशीर्वाद दिया था। मनोज, हम किसी भी तरह पापा को बचा नहीं सकते क्या? मम्मी कैसे रहेगी? दोनों के बीच में कितना प्यार और आपसी समझदारी है। रश्मि विलाप करते हुए पूछती है। रश्मि, मैं सभी तरह के डॉक्टर से मिल चुका हूँ। सबका एक ही कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। रश्मि के उन शब्दों ने महेश को हिम्मत सा दिया था, तो उसने विदेश के एक डॉक्टर से बात की और रमेश जी को वहाँ भी दिखाया। सब रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बातें भी बनाई कि जब रमेश जी नहीं बचेंगे तो फालतू में इतना पैसा बर्बाद क्यों करना। महेश ने भी जवाब दिया, मैं अपने पापा को अंतिम समय तक बचाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। आज अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? फिर पापा को ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? उनका इलाज क्यों नहीं करवाऊं? रश्मि भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। महेश ने अपने पापा को हर जगह दिखाई। पापा के इलाज में उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, घर और गाड़ी भी गिरवी रख दिया। दोनों बेटे बहू ने हार नहीं मानी। अंत में महेश जी ने खुद ही अपनी जिंदगी से जंग हार गए। कविता जी एकदम से टूट गई। अपने पति की मौत का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 45 सालों का साथ एकदम से छूट गया तो वो बिखर गई थी। बहू रश्मि ने उन्हें संभाला। अपने पापा की मृत्यु की खबर बेटी नेहा को मिली तो वो भी विदेश से आ गई। कुछ दिनों मायके में रहने के बाद नेहा को महसूस होने लगा कि रश्मि घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी। इस घर को
अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। महेश और कविता जी के मुंह से एक ही नाम निकलता था और वो था रश्मि। घर का जो भी काम हो वो सिर्फ रश्मि करेगी। मतलब रश्मि घर की करता धरता बन चुकी थी, जिसे देखकर नेहा को जलन होती है। एक दिन नेहा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी भाभी ने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया है, यह तो अच्छी बात है, पर इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है कि सत्ता ही उसको दे। और फिर भाभी तो पराया खून है, अब तो पापा भी नहीं है, तो भाभी आपको अपने पैरों के नीचे ही रखना चाहेगी। वो आपकी बेटी नहीं बहू है, बहू। बेटी की यह बात सुनकर कविता जी की चकित हो गई। अपनी बेटी की इतनी छोटी सोच पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नेहा, रश्मि इस घर की बेटी नहीं है, ना ही उसे इस घर की बेटी बनाना चाहूंगी। रश्मि तो इस घर की बहू है, जो सदैव हमारे साथ रही है। तू तो इस घर की बेटी है, तूने हमारे लिए क्या किया? तू तो शादी होकर बाहर चली गई, यहाँ तो तेरी भाभी ही हमें संभालती है। जब तुझे पता चला कि तेरे पापा को कैंसर है, तो तू तो उससे मिलने और उनके साथ रहने नहीं आई। बाद में आने से क्या फ़ायदा? तेरे पापा तो तुझसे मिल नहीं पाए। पापा जब बीमार हुए उस वक्त रश्मि भी अपने मायके शादी में गई हुई थी। जैसे उसको पापा की बीमारी के बारे में पता चला तो वो तुरंत शादी छोड़कर आ गई। मुझे जब तेरे पापा की बीमारी के बारे में पता चला था तो रश्मि ने ही मुझे एक माँ बनकर संभाला। मैं रश्मि के गोद में सिर रखकर कितनी रातें रोई हूँ। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कितना महंगा होता है, तुझे भी पता तो होगा ही ना। हमने लाखों रुपए लगा दिए, रश्मि ने भी अपने गहने तक गिरवी रखवा दी। तूने तो एक बार भी नहीं पूछा अपने भाई से कि उसे पैसे चाहिए क्या? तुझे भी पता ही था कि हम आखिर है तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे पास सेविंग तो उतना नहीं होता है। महेश बाहर अस्पताल का भागदौड़ करता था, मैं अस्पताल में तेरे पापा के साथ रहती थी और अकेली रश्मि घर भी संभालती थी और बच्चों का स्कूल, होमवर्क और दोनों समय अस्पताल खाना भी भिजवाती थी। तो शायद इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी सेवा मेरे बहू ने की है। मेरे बेटे बहू ने हम दोनों पति पत्नी का सदैव सम्मान किया है और भगवान की तरह हमारी पूजा की है। जिस तरह भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते हैं, उसी प्रकार तेरे पापा और मुझे खिलाए बिना दोनों ने कोई चीज़ नहीं खाए। घर में कुछ भी बनता था तो पहले हमारी पसंद पूछी जाती थी। हमें अपने साथ ही घुमाने लेकर जाते थे, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़े। तेरे पापा अंत समय में चिड़चिड़े हो गए थे, दवा भी नहीं खाते थे। रश्मि उन्हें बहलाती थी, पुराने किस्से सुनाती थी और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके हाथ पैरों में दर्द रहता तो हल्के हाथों से मालिश भी करती थी। तेरी भाभी ने इस घर के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो इस घर की माँ दुर्गा है जो सदैव मेरे साथ में रहेगी। मैं तेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकती हूँ। तुझे पता है महेश ने भी घर गिरवी रख दिया, अपनी पसंदीदा गाड़ी भी बेच दी। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, अंत समय तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह अपने पापा को बचा ले। विदेश भी जाकर आया। मैं कुछ कहती तो यही कहता था कि पैसे तो फिर भी कमा लूँगा, पापा को फिर कहाँ से ले आऊँगा? और मेरी गोद में सिर रखकर रोने लगता था। नेहा बेटा, हर बेटे बहू बुरे नहीं होते हैं, कुछ उन्हें हमको समझना पड़ता है और कुछ हमें उनको समझना होता है। मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आज मुझे महेश जैसा बेटा और रश्मि जैसी बहू मिली है। इंसान हर जन्म में अपने कर्मों के फल भोगता है। उसके संतान उसे सुख या दुख नहीं देते हैं, उसके कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। नेहा माँ कविता जी से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने अच्छे भाई और भाभी पर शक किया, उनके खिलाफ बुरे शब्द कहे। मैं अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांग लूँगी। दरवाजे पर चाय लेकर खड़ी रश्मि मुस्कुराती है और चाय लेकर अंदर आ जाती है। पैकेट में से दवाई निकालकर अपनी सास को खिलाती है और कहती है, आप समय पर दवाई लेकर स्वस्थ रहिए। मैंने पापा जी को खो दिया है और अब मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। मम्मी जी, अपनी भाभी का इतना प्यार भरा रूप देखकर नेहा ने रश्मि से माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, अपने मम्मी पापा की तो
सभी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पर जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है वो तो बेटी से भी बढ़कर होती है। कुछ बेटे बहू अपने ही जन्मदाता बीमार होने पर पैसे खर्च नहीं करते, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। वही कुछ बेटे बहू महेश और रश्मि जैसे होते हैं, जो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।